Assalamualaikum and welcome to lecture number 7 of marketing research. लेक्चर 6 में हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने ये देखा था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स दो तरह के हैं। एक को हम सर्वे कहते हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन है। सर्वे मेथड हमने मुकम्मल कर लिया था, तो इस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन और उसकी टाइप्स पे। अगर हम ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन को समझना चाहें तो सिंपली इससे मुराद है किसी चीज़ को देखना या मॉनिटर करना या किसी चीज़ का मुशाहदा करना। तो जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है वो लोग भी हो सकते हैं। हम लोगों का बिहेवियर जो है वो नोट करते हैं। वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई मशीन है, जैसे कोई व्हीकल है, गाड़ी है, जैसे कोई और इंस्ट्रूमेंट है। और वो मुख्तलिफ इवेंट्स या एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं या मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं जिनका अपना एक पैटर्न होगा। तो जब हम इन्हें सिस्टमेटिक मैनर में देखते हैं और अपने पास नोट्स लेते हैं तो इस चीज़ का नाम ऑब्जर्वेशन है। अब समझने वाली बात यह है कि ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक करंट बिहेवियर के साथ है, यानी जो सिचुएशन या माहौल आप देख रहे हैं वो इस वक्त कैसा है, या अगर आप लोगों को देख रहे हैं तो उनका प्रेजेंट बिहेवियर किस तरह का है, या अगर हम किसी मशीन को देख रहे हैं उसकी वर्किंग के बारे में जानना चाह रहे हैं तो करंटली वो किस तरह से वर्क कर रही है, उसका प्रोसेस क्या है। तो जो कुछ भी है वो प्रेजेंट या करंट बिहेवियर तक होगा। इसमें हम पास्ट बिहेवियर नहीं देखेंगे, इसमें हम फ्यूचर बिहेवियर नहीं देखेंगे। तीसरी बात यह कि ऑब्जर्वेशन में जो बंदा ऑब्जर्व करता है उसे हम रिसर्चर या ऑब्जर्वर कहते हैं। तो उसका काम सिर्फ देखना है या नोट करना है। वो ना तो ऑडियंस के साथ, ऑडियंस से मुराद जिन लोगों को वो ऑब्ज़र्व कर रहा है उनसे ना तो वो किसी किस्म की कम्युनिकेशन करेगा, ना ही उनसे कोई सवाल पूछेगा। बस वो देखेगा और जो इन्फॉर्मेशन उसे इम्पॉर्टेंट लगेगी वो अपने पास नोट कर लेगा। ऑब्जर्वेशन या तो स्ट्रक्चर्ड हो सकती है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि रिसर्चर पहले से ये तय कर लेता है कि मैंने किन बिहेवियर्स को नोट करना है, तो वो उनकी एक चेक लिस्ट बना लेता है और जो जो बिहेवियर्स वो देखता जाएगा लोगों में या माहौल में या किसी ऑब्जेक्ट में, वो उनको टेक करता जाएगा अपने पास। जितने भी बाकी बिहेवियर्स हैं जो उसकी इंटरेस्ट के नहीं उनको वो इग्नोर कर देगा। इसे हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो है उसमें पहले से कोई लिस्ट नहीं बनाई जाती, बल्कि रिसर्चर एट द स्पॉट जो चीज़ उसको इंटरेस्टिंग लगती है या रेलिवेंट लगती है वो उसको लिस्ट डाउन करता जाता है। अब इसमें चांसेस हैं कि बायसनेस भी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि किसी इम्पॉर्टेंट बिहेवियर को रिसर्चर अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दे या उसके लिए लेस इंटरेस्टिंग हो और वो उसे लिस्ट में शामिल ना करे। लेकिन बहरहाल ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है इसका। तो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन को हम ज़्यादातर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन का मकसद किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफ़ाइन करना और उसके बाद प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना होता है। जबकि जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है ये ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इस्तेमाल की जाएगी। Observation could be participant or non-participant as well. Participant observation में जो ऑब्जर्वर है वो उस सिचुएशन का हिस्सा होगा जिस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो अगर जैसे आप कस्टमर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो खुद भी एक कस्टमर के तौर पे उसमें शामिल होगा, या वो वर्कर के तौर पे शामिल हो सकता है, या वो ट्रेनिंग के तौर पे शामिल हो सकता है। जबकि जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है इसमें ऑब्जर्वर का रोल बिल्कुल एक अलग थलग से होता है। वो सिचुएशन का पार्ट नहीं होता, वो दूर रह के उसे ऑब्जर्व करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बिलफर्ज एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर एक कैमरा लगाया हुआ है और वो अपने ऑफिस में बैठ के कैमरे की मदद से वर्कर्स जो हैं उनको काम करता देख रहे हैं। तो यहाँ पे वो ऑब्जर्वर हैं लेकिन वो सिचुएशन का हिस्सा नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। एक दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि वो वर्कर्स में से एक बंदे को ये जिम्मेदारी लगाएं कि भाई तुमने काम भी करना है और अपने आसपास के जो वर्कर्स हैं उन पे नज़र भी रखनी है कि कोई सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। अब चूंकि वो वर्कर ऑब्जर्व भी कर रहा है और खुद इस सिचुएशन का हिस्सा भी है, तो इस केस में इसे हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहेंगे।
ऑब्जर्वेशन अनडिस्गाइज्ड और डिस्गाइज्ड भी हो सकती है। अनडिस्गाइज्ड से मुराद ये है कि जिन लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें पहले से पता है कि उन्हें किसी मकसद के लिए ऑब्जर्व किया जा रहा है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि हो सकता है कि चूंकि उन्हें पता है, लिहाजा वो अपने नेचुरल बिहेवियर की बजाय जो डिस्प्लेड बिहेवियर हैं या फेवरेबल बिहेवियर्स हैं वही शो करें। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरी साइड पे डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं जिसमें जिन लोगों को ऑब्जर्व करना है उन्हें पहले से नहीं पता, लिहाजा चांसेस हैं कि वो अपने नेचुरल बिहेवियर को ही शो करेंगे। ऑब्जर्वेशन नेचुरल और कॉन्ट्राइव भी हो सकती है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल बहुत कम है। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, वो मैकडोनल्ड्स पे बैठा बर्गर खा रहा है और इसके साथ साथ वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसे हम एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन कहेंगे। दूसरी साइड पे नॉन नेचुरल या कॉन्ट्राइव्ड ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे आप एक आर्टिफिशियल सेटिंग के अंदर, जहाँ पे आपका कंट्रोल भी ज़्यादा होता है, ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि एक रिटेल स्टोर है, वो अपने जो शेल्फ स्पेसेस हैं वो चेंज करते हैं या मुख्तलिफ ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं, उनकी तरतीब बदल देंगे या मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड कर देंगे, उनकी लोकेशंस वो चेंज कर देंगे और वो देखना चाहते हैं कि इस नई सेटिंग के बाद जो कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न है उसमें क्या डिफरेंस आया, क्या शेल्फ स्पेस को चेंज करने से कंज्यूमर की जो बाइंग है या स्पेंडिंग है वो बढ़ी है या नहीं। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम कॉन्ट्राइव्ड ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसी तरह ऑब्जर्वेशन ह्यूमन भी हो सकती है और मैकेनिकल भी। ह्यूमन से मुराद है कि जब आप मैनुअली ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन से मुराद है कि जब आप कोई डिवाइस या मैकेनिकल टूल इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। अब मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन कई तरह की है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन साइट कैमराज हैं, ये जो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं, ये लाइव वीडियो भी ले रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा ये रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो इस वीडियो को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये ऑन साइट कैमरास की मदद से होता है। फिर इसी तरह से ट्रैफिक काउंटर्स हैं, ये किसी ख़ास जगह पे रोड के ऊपर, किसी ब्रिज के ऊपर, किसी चौक के ऊपर, क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो लगा दिए जाते हैं ताकि ऑब्ज़र्व किया जा सके और नोट किया जा सके कि किसी ख़ास जगह से कितनी और किस तरह की ट्रैफिक गुज़रती है। अब इस चीज़ का हमें मार्केटिंग रिसर्च में ये फ़ायदा होगा कि जिस जगह से ज़्यादा ट्रैफिक गुज़रती है और जिस नौइयत की ट्रैफिक गुज़रती है, वहाँ पे हम उसकी सूटेबिलिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिल बोर्ड्स लगाने के लिए। फिर टर्न स्टाइल्स हैं। टर्न स्टाइल्स जो हैं ये डिवाइस है जो कि किसी बिल्डिंग की एंट्रेंस या एग्जिट के ऊपर लगा दी जाती है, जिससे पता चलता रहता है कि किसी बिल्डिंग में किसी पर्टिकुलर डे में कितने लोग जो है वो आए या गए। तो किसी बिल्डिंग में आने या जाने वाले लोगों से पता चलता है कि उस बिल्डिंग में ट्रैफिक कितनी है। जैसे कोई प्लाज़ा है, कमर्शियल प्लाज़ा, अब वहाँ पे आप चाह रहे हैं अपना ऑफिस या ब्रांच बनाना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे लोगों का आना जाना कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा लोग आए जाएंगे उतना ही ज़्यादा फिजिबल होगा वहाँ पे अपना ऑफिस या ब्रांच बनाना। फिर इसके बाद स्कैनर्स हैं। आपने देखा होगा कि किसी रिटेल स्टोर पे जब आप जाते हैं और वो बिल बना के देते हैं तो वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स आपने ख़रीदी हैं उनको स्कैन करते हैं। ये जो स्कैनिंग की इंफॉर्मेशन है ये बहुत यूज़फुल होती है। जैसे ये बताती है कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन सा ब्रांड जो है उसकी कितनी सेल्स हुई, कितनी क्वांटिटी में वो बिका, कौन सा फ्लेवर जो है वो बिका, किस पैकिंग में वो बिका, और इन्वेंट्री की जो सूरत हाल वो कितनी है। तो ये बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाने में मदद देती हैं। फिर एक डिवाइस होती है जिसे ऑडीमीटर कहा जाता है। ये ऑडीमीटर जो है वो लोगों की इजाज़त से किसी पर्टिकुलर एरिया में उनके टीवी सेट के साथ ये गैजेट लगा दी जाती है। अब ये तीन चीज़ें नोट करता है। एक तो ये कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जाता है, किस वक्त देखा जाता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो जितना चैनल जो सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, चांसेस हैं कि कंपनी उसी के ऊपर अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो देगी।
तो यूँ मैकेनिकल डिवाइसेस हेल्पफुल होती हैं मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके बाद है ट्रेस एनालिसिस। ट्रेसेस कहते हैं मुख्तलिफ क्लूज़ को जो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पे आप फ्लोर देखते हैं जिस पे टाइल्स लगी हुई हैं, या आप स्टेयर्स जो हैं वहाँ पे देखते हैं टाइल्स हैं। अब वो जो टाइल्स हैं वो एक तो घिस चुकी हैं, उनकी इरोजन हो चुकी है, उनकी जो पॉलिश है वो ख़त्म हो गई हुई है, फर्श किसी जगह से बैठा हुआ है और किसी जगह से उखड़ा हुआ है। तो ये सारी जो क्लूज़ हैं, ये ट्रेसेस हैं, ये बता रही हैं कि उस बिल्डिंग में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ही टाइल की जो पॉलिश है, चमक है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, उतना ही फर्श बैठेगा, उतना ही फर्श जो है उसमें तोड़ फोड़ होगी। तो ये सिम्टम्स हमें बताते हैं। तो अगर वो कोई कमर्शियल प्लाजा है तो इसका मतलब है, जैसे आप हफीज़ सेंटर की एग्जांपल ले लें, तो इसका मतलब है कि लोगों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अगर आपने कोई शॉप बनानी है या अपना ब्रांच बनानी है या ऑफिस बनाना है तो उसके लिए सूटेबल जगह। फिर ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे मैगज़ीन्स हैं जो चैरिटी में डोनेट किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग किताबें या मैगज़ीन्स डोनेट करते हैं, तो जो ज़्यादा मैगज़ीन्स डोनेट किए जाते हैं इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पॉपुलर मैगज़ीन्स हैं और इन मैगज़ीन्स में ऐड देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आप देखें, आप किसी लाइब्रेरी में चले गए और उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे मैगज़ीन्स या जर्नल्स हैं जो रैक के अंदर पड़े हुए हैं और उनका जो टाइटल पेज है बड़ा साफ़ सुथरा है, बिल्कुल नई पैकिंग के अंदर वो अनटच्ड हैं। और कुछ ऐसे मैगज़ीन्स हैं जो टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं जिनका जो टाइटल पेज है वो भी ख़राब हो गया हुआ है, सफ़े भी उसके मुड़ गए हुए हैं और फटने वाली कंडीशन में आ गए हैं, मैगज़ीन देखने में भी पुराना लग रहा है। तो ये क्लूज़ हैं, ये ट्रेसेस हैं कि इस वाले मैगज़ीन को लोगों ने ज़्यादा पढ़ा और ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसकी ये हालत हुई, जबकि जो रैक के अंदर लगा हुआ बिल्कुल नई हालत में मैगज़ीन है उसको ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते। तो अगर आपने अपने ब्रांड का ऐड देना है तो ये जो ज़्यादा इस्तेमाल शुदा मैगज़ीन है ज़्यादा बेहतर होगा ऐड देने के लिए। फिर आप किसी रिटेल स्टोर की पार्किंग में चले जाएं, वहाँ पे जो मौजूद गाड़ियाँ हैं उनकी कंडीशन भी आपको कस्टमर्स के बारे में बताती। अगर वहाँ पे छोटी और पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इस स्टोर में जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं वो शॉपिंग करते हैं। और अगर आपको वहाँ पे कोई नए ब्रांड्स की, नए मॉडल्स की या बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ अपर क्लास जो है वो शॉपिंग के लिए आती है। फिर आप किसी कैफेटेरिया में चले जाएं, उसका जो बिन्स हैं जहाँ पे वो इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें वो फेंकते हैं, या किसी हॉस्पिटल की कैंटीन में चले जाएं तो वहाँ पे देखें कि आपको पेप्सी और कोक में से ज़्यादा जो एम्प्टी कैन्स हैं वो किसके नज़र आ रहे हैं। तो जिसके ज़्यादा एम्प्टी कैन्स या जिस ब्रांड के ज़्यादा रैपर्स नज़र आएंगे, इसका मतलब है कि उसकी जो सेल्स हैं उस जगह पे वो ज़्यादा है। तो यूँ जो ट्रेस एनालिसिस हैं वो हमें कई तरह की यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन की 7th टाइप को कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है और इससे मुराद जो मुख्तलिफ एडवर्टीज़मेंट्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हों या रेडियो में हों, टेलीविज़न में हों, सोशल मीडिया में हों, मुख्तलिफ आर्टिकल्स की शक्ल में हों, यानी कोई भी मैसेज जो है जब आप उसके एनालिसिस करते हैं तो इसे हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। ख़ास तौर पे आपने कंपैटिटर एनालिसिस पढ़ा था जिसमें हम देखते हैं कि कंपैटिटर्स की ऑफरिंग क्या है, उनकी टारगेट मार्केट क्या है, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूजेज सिचुएशन क्या है, कौन से बेनिफिट्स वो ऑफ़र करते हैं, किस तरह की पोजीशनिंग वो अडॉप्ट करते हैं और डिफरेंशिएशन स्टेटमेंट्स क्या हैं उनकी। तो ये सारा भी कंटेंट एनालिसिस में आता है। फिर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो किसी ख़ास एरिया का कल्चर समझने के लिए भी आपको कंटेंट एनालिसिस बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऑब्जर्वेशन की लास्ट टाइप है रिटेल या होलसेल ऑडिट, और इसमें हम ये करते हैं कि मुख्तलिफ जो रिटेल या होलसेल पॉइंट्स हैं वहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे जाके हम अपनी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्स का वॉल्यूम क्या है या हमारा स्टॉक लेवल क्या है, यानी
शेल्फ के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और बैक स्टोर में कितनी पड़ी हैं। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो प्रोमोशनल मटेरियल है इन स्टोर उसका डिस्प्ले किस तरह से किया गया है। फिर हम कंपेटिटर्स को भी देखते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। फिर जो स्टोर के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो किस जगह पे पड़ी हैं, उनकी लोकेशन क्या है और हमारे शेल्फ की लोकेशन क्या है। जो फेसिंग्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, क्या हमारी जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा स्पेस दी गई है या कंपेटिटर की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा स्पेस मिली है। फिर अगर कोई शेल्फ टैग्स हैं जो इनएक्यूरेट हैं या मिसिंग हैं उनको भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। फिर देखा जाता है कि क्या स्टोर की तरफ से कोई डिस्काउंट्स या सेल्स प्रमोशंस तो नहीं ऑफ़र की गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिटेल या होलसेल ऑडिट कहलाता है और ये ऑब्जर्वेशन की एक टाइप है जो हमें उस स्टोर को मज़ीद सजेशंस देने में और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी विजिबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड के कई तरह के फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे इसे दूसरी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स के साथ यूज़ किया जा सकता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको वेरीफाई किया जा सके। बाज़ केसेस में ऑब्जर्वेशन के अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं होता इन्फॉर्मेशन हासिल करने का। मिसाल के तौर पे बच्चों से अगर हम उनकी पसंद के खिलौनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वर्ड्स की फॉर्म में शायद एक्सप्रेस ना कर सकें, लेकिन अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि वो किस तरह के खिलौनों से खेल रहे हैं और किस तरह के खिलौनों से वो नहीं खेल रहे, तो ऑब्ज़र्वेशन हमें बता देगी कि उनकी पसंद के जो टॉयज़ हैं वो कौन से हैं। फिर ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस के एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ख़ास तौर पे रिटेल मार्केटिंग में। मसलन आप अपने जो राइवल रिटेल स्टोर है वहाँ पे एक शॉपर के तौर पे जाते हैं, एक कस्टमर के तौर पे जाते हैं। ऐसे कस्टमर्स को मिस्ट्री शॉपर्स कहा जाता है। अब आप वहाँ पे मकसद ख़रीदारी नहीं है बल्कि आप वहाँ गए हैं और आप वहाँ पे ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं उनकी प्रमोशंस के बारे में, उनकी सेल्स के बारे में, उनके ब्रांड्स के बारे में, उनकी जो इन्वेंट्री है उसके बारे में, उनके डिस्प्लेस के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप नोट करते हैं ताकि आप उसकी काउंटर स्ट्रेटजीज बना सकें। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, चूँकि इसमें सैम्पल साइज़ जो है बहुत स्मॉल होता है और जो आपकी इंटरप्रिटेशंस हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी टेंटेटिव होंगे, अप्रॉक्सीमेट होंगे। फिर इसमें जो सब्जेक्ट्स जिन्हें हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनके जो बिलीव्स हैं या इंटरनल कंडीशंस हैं हम उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उनके बारे में नहीं जान सकते। इसी तरह ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और समटाइम्स ये एक्सपेंसिव भी होता है, ख़ास तौर पे अगर आप मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। फिर जो बंदा ऑब्ज़र्व कर रहा है उसकी अपनी बायसनेस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो बेहतर ये होता है कि आप अगर सर्वे मेथड कर रहे हैं तो उसके साथ ऑब्जर्वेशन मेथड को कॉम्बिनेशन के तौर पे मिलाएं, तो फिर इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स, इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।